शांति। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं अमन बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य चांदपुर, ब्लॉक द्वारीखाल, विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल। भाइयों बहनों, आज जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, यह मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है और ये बहुत आवश्यक है कि हम इस मुद्दे के हर पहलू पर ध्यान दें, क्योंकि इस मुद्दे से जिसका भी बस चला उसने अपनी मरी हुई राजनीति में जान फूंकने की कोशिश करी। जितना ज़्यादा राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकती थी, राजनीति करने वालों ने खूब रोटियां सेकी। जिस प्रकार जंगल में एक लाश पर हजारों चील कौवे, गिद्ध, भेड़िए, गीदड़ अपनी अपनी भूख मिटाने को टूट पड़ते हैं, बस उन्हीं जंगली जानवरों की तरह इनकी राजनीति की भूख ने भी इस मुद्दे पर अपना पूरा लाभ लेने का प्रयास किया। किंतु सच यही है कि झूठ, षड्यंत्र और साजिशों के सहारे न्याय और सत्य का सूर्य उदय नहीं हो सकता। और ऐसे ही राजनीतिक मौका परस्त लोग इस मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रहे थे। आज हम सभी शिक्षित समाज से हैं। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा हमें विवेक देती है। शिक्षा हमारे सोचने और समझने की शक्ति को बढ़ाती है। पढ़ा लिखा समाज वह समाज होता है जो सुनता सबकी है, किंतु करता सिर्फ वही है जो उसका ज्ञान, उसकी शिक्षा, उसका विवेक उचित समझता है। शिक्षित व्यक्ति कभी भी आंख बंद करके किसी के पीछे नहीं चलता। यदि आप अंकिता हत्याकांड के विषय में थोड़ी बहुत भी सच्चाई जानना चाहते हैं तो अपने मन को पूरी तरह से साफ करके एक जज की तरह हर पहलू पर गौर से समझते हुए इस वीडियो को पूरा देखना। आज सबूतों के साथ आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ, जिससे आपको पता चल सके कि इस मुद्दे पर भेड़ के रूप में जो भेड़िए अपने स्वार्थ और लालच में इतना गिर गए कि उनके लिए मुद्दा सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने और बहुत आसान राजनीति करने का एक जरिया बन गया। हमें ये जरूर समझना होगा कि आखिर इस मुद्दे पर एक महिला विधायक का नाम क्यों बिना वजह जबरदस्ती लाया गया, क्यों सरकार को बदनाम करने का कार्य किया गया और क्यों जानबूझकर उनके खिलाफ अफवाहें उड़ाई गई। भाइयों बहनों, अगस्त 2022 की बात है। यमकेश्वर विधानसभा में बहुत ही भयानक आपदा आ गई थी। यह आपदा इतनी भयावह थी कि बड़े बड़े नेता और अधिकारी भी प्रभावित क्षेत्रों में जाने से कतरा रहे थे। किंतु ऐसे समय में यमकेश्वर की विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी एक महिला होते हुए भी बिना किसी भय के उन अति प्रभावित क्षेत्रों में स्वयं गई। हम सभी ने देखा कि कैसे उन्होंने बिना अपनी जान के परवाह किए खतरनाक नदियों, टूटते पहाड़ों, उजड़ चुके रास्तों को पार किया। एक महिला होकर के भी वह उन क्षेत्रों में दिन रात स्थिति का संज्ञान स्वयं ले रही थी। आप आज भी उनके फेसबुक पेज पर वह सभी फोटो और वीडियो देख सकते हो। इन्हीं फोटो और वीडियो को उन्होंने सरकार को भी दिखाया और धरातल पर क्षेत्र की स्थिति कैसी है अवगत करवाया। आपको यह बता दूं कि यमकेश्वर में इससे पहले भी कई बार प्राकृतिक आपदाएं आई हैं और यमकेश्वर की जनता ने देखा है कि कैसे यहाँ के जनप्रतिनिधियों के फोन स्विच ऑफ हो जाते थे। लेकिन वर्तमान महिला विधायक रेणु बिष्ट जी सबसे अधिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी अधिकारी से पहले स्वयं गई। और आज ही नहीं बल्कि पहले से, जब वो विधायक भी नहीं थी, किसी पद में नहीं थी, तब भी ऐसी मुसीबत में हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों के साथ खड़ी रहती थी। आपको उनका एक पुराना वीडियो दिखा रहा हूँ। हम भी जानते हैं इस बारे में आपने करना है। कौन से गांव, कौन से एरिया, पूरा एरिया आपका है। जो रात को ने फोन किया मुझे, तो मैंने डीएम साहब को कांटेक्ट किया। डीएम साहब ने मेरे बस की बात पूछी है, आप थाना को कीजिए। हमने लखनऊ थाना के, तो उन्होंने कहा ऑर्डर नहीं है। अब आप बताइए क्या कर सकते हैं। हेलो, मैं रेणु बिष्ट बोल रही हूँ, यमकेश्वर से पूर्व प्रमुख। हाँ जरा ये यहाँ पे सारे के सारे जो ये बैरागढ़ में हुआ, मोनचट्टी में हुआ, सिंदूर कुराल गांव में, यहाँ पे पूरा घर तबाह हो गया, सब कुछ हो गया। अब इनकी तुरंत आप कंप्लेंट यहाँ पे करें। आज 3 दिन से इन बेचारों पे कहीं भी इन लोगों को नहीं कर पाए क्योंकि लाइन नहीं था ना। हेलो, हाँ पूरे घर बह गए, सब कुछ हो गया और खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, इनके कुछ भी नहीं रह गया। गाय भैंस
क्षेत्र के प्रति उनके इस समर्पण को देखकर सिर्फ यमकेश्वर ही नहीं बल्कि पूरे पहाड़ों में उनकी इस बात की प्रशंसा होने लगी थी। हर तरफ उनका नाम और सम्मान बढ़ने लगा था, जो कुछ निकम्मे नेताओं को चुभने लगा था। अब आप सोच रहे होंगे कि अंकिता हत्याकांड में इस मामले का क्या लेना देना, तो मैं आपको बता दूं कि इन दो विभिन्न बातों का आपस में क्या कनेक्शन है। एक महिला विधायक की बढ़ती हुई यह लोकप्रियता कुछ निकम्मे नेताओं को रास नहीं आ रही थी और वो हर वक्त यही सोच रहे थे कि ऐसा कौन सा मौका मिले जिसमें वो इस महिला विधायक की छवि धूमिल कर सके। आप सभी को याद होगा कि अंकिता हत्याकांड से ठीक पहले उत्तराखंड सरकार में मंत्रालय बंटने की तैयारी चल रही थी और यमकेश्वर आपदा में जिस प्रकार श्रीमती रेणु बिष्ट जी की अपने क्षेत्र के प्रति समर्पण से प्रसिद्धि पूरे पहाड़ों में फैल रही थी, उससे कुछ नेताओं को यह डर सताने लगा कि कहीं रेणु बिष्ट जी को मंत्रालय में जगह ना मिल जाए। रोको, इसे किसी प्रकार तो रोको, कुछ भी करो, बस इसे रोको। और भाइयों बहनों, तभी दुर्भाग्यवश उत्तराखंड को शर्मसार कर देने वाला अंकिता हत्याकांड होता है, जिससे सभी वो नेता जो हमेशा से इस महिला विधायक को रोकना चाहते थे, उन्होंने बहुत ही सोच समझकर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा और इसके लिए उन्होंने कुछ तथाकथित पत्रकारों और व्यक्तिगत स्वार्थ से भरे लोगों को अपना प्यादा बनाया। आज उन्हीं लोगों की सच्चाई आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन एक बात स्पष्ट बता दूं, मेरा मकसद इन बिकाऊ और सस्ते लोगों की पोल खोलना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद है इनके द्वारा उन लोगों तक पहुंचना जो असली षड्यंत्रकारी हैं, उन शख्सियतों का असली चेहरा सबके सामने लाना, क्योंकि ऐसे प्यादे तो उन लोगों को और भी बहुत मिल जाएंगे। जब वो इन्हें खरीद सकते हैं तो दूसरों को खरीदना भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जरूरी है उन लोगों का पता लगाना जो इन सब षड्यंत्रों के पीछे हैं। आपने देखा होगा कि बीच में यह मामला बिल्कुल दब सा गया था, किंतु जैसे ही ये खबर आई कि कर्नाटक चुनाव के बाद उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार हो सकता है, मंत्रालय बढ़ सकते हैं, अचानक इन प्यादों के आकाओं ने फिर से इन्हें इशारा कर दिया कि फिर से रेणु बिष्ट का नाम अंकिता हत्याकांड में लेने लग जाओ। और ये उन आकाओं के बिके हुए गुलामों ने अपना कार्य फिर से शुरू कर दिया। भाइयों बहनों, आइए बहन अंकिता हत्याकांड केस के बारे में बात करते हैं। 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर ब्लॉक के गंगा भोगपुर क्षेत्र में स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में कार्यरत बहन अंकिता के लापता होने का शक अंकिता के एक मित्र को हुआ। उसके पश्चात 19 सितंबर बहन अंकिता के उसी मित्र का फोन अंकिता के परिजनों को आया, जिसने उसमें सूचना दी कि अंकिता उस रिजॉर्ट में नहीं है और कुछ गड़बड़ होने की आशंका जताई। उसी शाम यानी 19 सितंबर उस रिजॉर्ट का मालिक और इस केस का मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने भी 5 बजे के आसपास अंकिता के परिजनों को फोन कर यह जानकारी दी कि उनकी बेटी 18 तारीख से होटल में नहीं है। उसके द्वारा इस मामले को इस प्रकार बताया गया जैसे अंकिता स्वयं ही बिना बताए रिजॉर्ट से चली गई हो। बहन अंकिता के पिता 19 सितंबर को ही अंकिता के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने कोतवाली गए, किंतु वहां उन्हें कहा गया कि यह क्षेत्र पटवारी के अंतर्गत आता है। इसीलिए 20 सितंबर अंकिता बहन के पिता कांडाकाल पटवारी के पास गए, जहां पहले से ही मुख्य आरोपी पुलकित आर्य मौजूद था, जो कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आया हुआ था। भाइयों बहनों, यह सब मैं उस पत्र के आधार पर बता रहा हूं जो बहन अंकिता के पिता के द्वारा लिखित शिकायत के रूप में दिया गया था। 21 सितंबर की रात बहन अंकिता के पिता एवं उनके सहयोगियों द्वारा यमकेश्वर विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी को फोन करके इस प्रकरण की जानकारी दी गई। इसके बाद विधायक जी ने एसएसआई लक्ष्मण झूला से तुरंत फोन पर संपर्क कर इस विषय पर जानकारी मांगी तथा उनको सख्त निर्देश दिए गए कि इस मामले में किसी भी प्रकार की ढील न पड़ती। उसके बाद से विधायक जी का अंकिता के परिजनों से व पुलिस अधिकारियों से निरंतर संपर्क बना रहा। 22 सितंबर शाम तक शक के आधार पर मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत अन्य 2 लोगों को तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आज जो भी बात कहूँगा ठोस तथ्यों के साथ कहूँगा। तो आपको ये बता दूँ कि अभी अभी जो मैंने बातें कही हैं,
कि विधायक जी ने अंकिता के परिजनों और पुलिस अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में रहीं। इस बात की पुष्टि यमकेश्वर विधायक जी के फोन कॉल रिकॉर्ड निकलवा कर की जा सकती है। भाइयों बहनों, डरेगा वो जो गलत होगा। 23 सितंबर स्वयं यमकेश्वर विधायक अंकिता के परिजनों से मिली और अपने साथ लक्ष्मण झूला थाने ले गई। तो ये बताओ कि तीनों को तो कर लिया ना गिरफ्तार? हाँ हाँ हाँ। अब तुम ये बात सुनो, मेरी एक तरफ सुनना। जो भी हो, इनको जो भी तुम दंड दे रहे हो, जैसे भी करो, जिस तरह से करो, इनसे सच बुलाओ और इनको रहा दो। भादर को भेजना है? अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो मैं भी आ जाऊंगा। चलो मैं आ रही हूँ, लेकर के। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है। उनके द्वारा अंकिता के पिता को पूरा आश्वासन दिया गया कि दोषी चाहे कितना रसूखदार क्यों ना हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मेरे बेटा भी होता ना, उसको भी मैं यही सजा दिलवाती। समझ लो आपको, बिल्कुल कोई चीज में है ना। मतलब मेरी लाइफ जो भी होगा, मगर उनको छोड़ना नहीं। उनको ऐसी रिपोर्ट बनाओ उनकी ना, जो याद रखे जिंदगी भर। ठीक है ना, रूह काम जाए किसी की, है ना। मैं कह रही हूँ उस बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ है, जो भी हुआ है, बस मैं बहुत ज्यादा मैं कह रही हूँ कि बस आप मतलब जितनी बड़ी सजा हो सके वो ऐसी चार्जशीट बना के दीजिएगा। ठीक है ना। हाँ। और अंततः विधायक जी द्वारा पुलिस को जो सख्त निर्देश दिए गए थे कि आरोपियों से सख्त पूछताछ की जाए, जिसका परिणाम यह रहा कि दोषियों द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा अंकिता बहन की हत्या की गई और शव को चीला नहर में फेंका गया है। जिसके बाद तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए, जिसमें बहन अंकिता का पार्थिव शव, जो कि इस केस का सबसे बड़ा सबूत था, वो प्राप्त किया गया। भाइयों बहनों, विरोधियों द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि सरकार व विधायक रेणु बिष्ट जी कभी भी नहर का पानी नहीं रोकेंगे ताकि बहन अंकिता का शव न मिले, किंतु यह कार्रवाई इतनी शीघ्र हुई कि इन विरोधियों की एक और चाल धराशायी हो गई। भाइयों बहनों, इन तारीखों को देखिए। 18 सितंबर बहन अंकिता के गायब होने का अंदेशा उसके मित्र को होता है। 19 तारीख अंकिता के परिजनों को वह मित्र खबर देता है। 20 तारीख अंकिता के परिजन कांडाखाल पटवारी पर रिपोर्ट करने जाते हैं। 21 सितंबर शाम अंकिता के परिजनों ने यमकेश्वर विधायक को इस प्रकरण में जानकारी दी, जिसके बाद तुरंत 22 तारीख शक के आधार पर मुख्य आरोपी पुलकित आर्य सहित 2 अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किए जाते हैं। 23 तारीख तक स्वयं यमकेश्वर विधायक अंकिता के परिजनों के साथ थाने जाती हैं और 24 तारीख को यमकेश्वर विधायक जी के आदेश पर वह पूरी चीला नहर के पानी को रोककर अंकिता के पार्थिव शव को प्राप्त किया जाता है। हम सभी ने बचपन से हमेशा देखा है कि कितने बड़े बड़े हत्याकांड हुए हैं, लेकिन कभी भी इतनी रसूख वाला व्यक्ति इतनी शीघ्र से कभी नहीं पकड़ा गया। यमकेश्वर में यह इसलिए हो पाया क्योंकि यमकेश्वर की महिला विधायक द्वारा अंकिता के केस पर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई। लेकिन कुछ बिकाऊ लोग ये अफवाह उड़ा रहे थे कि विधायक 6-7 दिन तक नहीं आई। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो एक महिला जनप्रतिनिधि के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। इस केस में जब विपक्षियों को कोई और मुद्दा नहीं मिला, तब उनके द्वारा एक अफवाह जो सबसे ज़्यादा उड़ाई गई वो यह थी कि यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट जी द्वारा इस घटना के सबूत मिटाने की कोशिश की गई। इस प्रकार का झूठा भ्रम इन लोगों द्वारा फैलाया गया। आप खुद ही सोचिए भाइयों बहनों, जिस महिला विधायक ने उन आरोपियों के पकड़े जाने में अपना पूरा सहयोग दिया हो, जो इन सभी कार्रवाई में हर समय हर वक्त अंकिता के पिता और भाई के साथ उपस्थित थी, उनकी हिम्मत बढ़ाती रही। इन विरोधियों ने उन्हीं को इस अफवाह का शिकार बनाया, जिससे अंकिता का केस सुलझ ही ना पाए बल्कि और उलझ जाए, जिससे इनकी राजनीति करने का अवसर मिल सके। आइए अब पूरे तथ्यों के साथ समझते हैं कि कितनी चालाकी से इन्होंने इस पूरे केस का रुख मोड़ा और तमाम जनता को भ्रमित किया। भाइयों बहनों, जब अंकिता हत्याकांड हुआ तब पूरा जन समुदाय आक्रोश में था। सबके अंदर खून उबल रहा था। सबकी एक ही मांग थी कि इस वनंतरा रिजॉर्ट को धराशायी कर दिया जाए। विशेषकर उस गंगा भोगपुर क्षेत्र की जनता जहां ये घटना घटित हुई, वो यह तक कह रही थी कि अगर सरकार नहीं करती तो लोकल लोग स्वयं इस घटना को अंजाम देंगे। भाइयों बहनों, आज उस स्थिति को बताना या अनुभव करना बहुत मुश्किल है, किंतु उस समय जनता का रोष बहुत अधिक था।
और इसी बात का फायदा कुछ विरोधी उठा रहे थे, जिनमें से एक था स्वर्गाश्रम निवासी ये अंकित गुप्ता। ये तो एकमात्र उदाहरण है, इस तरह के कई और भी विरोधी थे जो वनंतरा रिजॉर्ट को तोड़ने की पोस्ट डालकर जनता को भड़काने का कार्य कर रहे थे। अंकित गुप्ता जैसे लोग जिन्हें पहाड़ और पहाड़ की जनता से कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने इस केस में सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं के इशारे पर काम किया। भाइयों बहनों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसके लिए आपको इसी अंकित गुप्ता की दूसरी पोस्ट दिखाता हूं जो इसने बाद में डाली। ये है इसकी दूसरी पोस्ट, जो कुछ समय पहले तक रिजॉर्ट तोड़ने की पोस्ट डालकर जनता को भड़का रहा था, किंतु जब प्रशासन ने कार्रवाई करी तो फिर कैसे इसने अपना असली चेहरा दिखाया। क्या आपको लगता है कि इन जैसे लोगों का इस केस में राजनीति के सिवा कोई और मकसद रहा होगा? एक महिला विधायक द्वारा अपने क्षेत्र की जनता के रोष की बात सरकार तक पहुंचाई गई, और क्योंकि प्रशासन को इसका जिम्मा होता है कि वह ऐसे मामलों में उचित कानूनी कार्रवाई करे, और ऐसा ही हुआ। प्रशासन द्वारा इस रिजॉर्ट की पूरी फॉरेंसिक जांच हुई, जिसमें सभी प्रकार के सबूत इस रिजॉर्ट से लिए गए। रिजॉर्ट की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। सभी सबूतों को फॉरेंसिक टीम द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया था। आप वीडियो में स्पष्ट देख सकते हो कि फॉरेंसिक जांच के दौरान रिजॉर्ट पूरी तरह से सुरक्षित था, जिसके बाद 24 सितंबर 2022 को स्वयं प्रशासन द्वारा इस रिजॉर्ट को तोड़ने के आदेश दिए गए थे। 24 सितंबर जब प्रशासन के आदेश पर यह रिजॉर्ट तोड़ा जा रहा था, तब यह घटनाक्रम कुछ फेसबुक पेज पर लाइव चल रहा था, जिसे देखकर कुछ लोगों का फोन यमकेश्वर विधायक को आता है। उस समय वह अपने ऋषिकेश स्थित आवास पर थे। लोग उनको बताते हैं कि जेसीबी द्वारा रिजॉर्ट तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, जिसे सुनकर विधायक यमकेश्वर तत्कालीन डीएम विजय कुमार जोगदंडे को फोन करती हैं और इस संबंध में पूछती हैं। तो स्वयं डीएम द्वारा इस बात की पुष्टि की जाती है कि हाँ, प्रशासन द्वारा सभी सबूतों को इकट्ठा किए जाने के बाद इसकी इजाज़त दी गई है। जिसके बाद आधी रात में ही स्वयं जेसीबी की कार्रवाई देखने विधायक घटनास्थल पहुंची। जो ये अफवाह फैलाने वाले लोग कह रहे थे कि आधी रात में छिपकर वहां रिजॉर्ट तोड़ा गया, तो भाइयों बहनों, विधायक जी के वहां पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों की भीड़ और साथ ही कुछ पत्रकार बंधु भी वहां पर पहले से ही उपस्थित थे। आपका नाम क्या है और आप कौन से क्षेत्र से हैं, कौन से गांव से हैं? सर, मेरा नाम जो है सतीश शर्मा है और मैं गंगा गोपुर का ही निवासी हूँ जी। एक बात जो सबसे ज़्यादा कही जा रही है कि जब वनंतरा रिजॉर्ट में रात के समय जेसीबी चलाई गई थी, तो वो जेसीबी यहाँ की विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी लेकर आई थी, क्योंकि आप लोग इस क्षेत्र के हो और आपसे ज़्यादा इसके बारे में कोई नहीं जानता। क्या ये बात सही है कि जेसीबी उनके द्वारा लाई गई थी या पहले से ही थी? आप रेणु बिष्ट जी को कब से जानते हो? क्या सच्चाई हो सकती है कि रेणु बिष्ट जी ने किसी प्रकार से सबूत मिटाने के लिए जेसीबी मंगवाई थी या चलवाई थी? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा कि माननीय बिष्ट जी को जो है हम लगभग 15 साल से ऊपर से जानते हैं, और बिष्ट जी का जैसा व्यवहार है बहुत ही सरल और नेक व्यवहार है उनका, सबके साथ में बिल्कुल समानता वाला व्यवहार करते हैं। और जो ये बात आप बता रहे हैं कि भाई वहाँ पर ये चलाया जा रहा है कि रेणु बिष्ट जी ने जो है ये रिसोर्ट को तोड़ाया है, ये सरासर बिल्कुल गलत है। ये लोग जो है पत्रकार जो है जो बिके हुए क्या हैं, उन्होंने ये बातें चलाई हैं। सर्वप्रथम अगर इनको सवाल पूछने थे तो हमारे ग्रामीणों से पूछते जो इस गांव के निवासी हैं, जिनको पता है यहाँ पे क्या हुआ और कैसे हुआ। तो महोदय, जैसे ये आप बता रहे हैं कि ध्वस्तीकरण का जो मामला है, ये जो है रेणु बिष्ट ने नहीं तोड़वाया, उससे पूर्व ही जेसीबी द्वारा जो है ये तोड़ा गया था। रेणु बिष्ट जी पे खाली निराधार ये मतलब एक आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनको मतलब ये विपक्षी पार्टियाँ, ये पत्रकार महोदय जो भी हैं भाई बंद हमारे, वो बिके हुए हैं एक किस्म से। अगर बिके ना होते तो मैंने अपनी इन्होंने मेरे से एक बाइट ली थी, आज तक वाले थे, उन्होंने कहा था हम आपसे एक बाइट लेना चाहते हैं, बिल्कुल आप किसकी पार्टी से? मैंने कहा पार्टी तो हम उसके हैं जो जनहित में काम करें। तो उन्होंने कहा हम आपसे बाइट लेना चाहते हैं, मैं कहा बिल्कुल लीजिए। तो चौराहे पर उन्होंने मेरे से बाइट ली थी, तो मैंने उसमें भी बताया था कि रेणु बिष्ट जी के आने से लगभग 2 घंटे पूर्व ही इसका ध्वस्तीकरण हो चुका था, और उनके जो एविडेंस मैंने उनको बताए थे कि मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ थे, क्योंकि हमने रात को जब देखा था उत्तराखंड पुलिस की DPR पे, और जो मैंने पत्रकार को जो बाइट दी है उसमें भी मैंने ये कहा था कि आप जो है बोल रहे हैं कि विधायक ने तोड़ा है। भाई विधायक ने कैसे तोड़ा है? विधायक रात को 2 ढाई बजे 3 बजे पहुँचती हैं, और ध्वस्तीकरण हो गया आपका रात को 12 बजे, पौने 1 बजे के लगभग रात की फ़ोटो मेरे पास पड़ी है इस कैमरे में। उसके लगभग 2 घंटे बाद लगभग विधायक जी आई, तब तक जेसीबी आ चुकी थी। क्योंकि जेसीबी वाले जो है तब तक मेरे ख्याल से हो सकता हो कहीं फ्रेश होने या नाश्ता पानी या खाना खाने के लिए गए थे। हमने उनको भी पूछा कि आपको किसने भेजा,
विधायक जी ने भी पूछा उनसे जेसीबी वाले से कि भाई आप किसके आदेश पे आए हैं, तो उन्होंने कहा हम एसडीएम या डीएम ऐसा कुछ बताया उन्होंने कि उनके आदेश पे आए हैं। तो मेरे पास महोदय बिष्ट जी के आने से पहले की फ़ोटो पड़ी है। बिष्ट जी तो रात को लगभग 2:30-3 बजे आई होंगी। ये पड़ी है महोदय फ़ोटो, ये इसमें टाइमिंग भी है। ये देखिए आप 0:47 24 तारीख रात को, सितंबर का महीना है। ये मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ पड़ी हैं। ये पहले का दोस्तीकरण है। ये सर ये टाइमिंग भी है इसमें जी। और भी फ़ोटो पड़ी हैं इनकी मेरे पास में। ये मतलब जो है ये देखिए, एक ही फ़ोटो नहीं कई फ़ोटो पड़ी मेरे पास में। ये पहले का क्या हुआ सब दोस्तीकरण। ये देखिए सर, ये साफ दिख रहा है कि पहले का तोड़ा गया पूरा। ये देखिए आप, ये सरासर झूठ और अफवाह फैलाई जा रही है, क्योंकि वो वीडियो भी मेरे पास पड़ी है जो मेरा जो है वो लिया गया था, बैट ली गई थी। सर ये देखिए, ये न्यूज़ वालों को मैं बैट दे रहा हूँ। ऐसा है कि इसमें जो जेसीबी चलवाई गई है, ये जो जैसे नाम लिया जा रहा है कि जैसे यहाँ जेसीबी का प्रकरण है सर, तो जेसीबी है राजा जी टाइगर रिजर्व है सर। इसमें 3 गेट हैं, एक जो बैराज पे है, चीला ऋषिकेश बैराज पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, और 2 गेट एक चंडी घाट पे और चीला में स्वयं मौजूद है। वहाँ पे कर्मचारी इनके मौजूद रहते हैं। जेसीबी जो मशीन है वो खनन करने के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, मतलब कहीं पे खुदाई करनी हो, रोड बनाने हो, उस टाइप से इस्तेमाल होती है। तो उस मशीन को जब यहाँ पे जब एंट्री दी गई, तो सर ऐसे थोड़ी एंट्री देगा कोई भी फॉरेस्ट अधिकारी है। उसने पहले पूछताछ की होगी किसका आदेश है, कहाँ जा रहे हो, कौन से ठेकेदार की है, पूरा विवरण उनके पास भी मौजूद होगा। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना उनके मतलब किसी ऊपर से कोई आला कमान पड़े। विधायक की तो हमारे हिसाब से इतनी कोई पावर है नहीं, और जिला पंचायत की भी इतनी पावर नहीं है जो जेसीबी को रात को यहाँ और किसी बिल्डिंग को बिना किसी साफ के किसी को मतलब तोड़ाने की कोशिश करें। तो उनका जो है ये रिसोर्ट वगैरह पूरा ध्वस्त कर देना चाहिए। ये पूरी जनता की मांग है। ये जो है ये जो मैंने आपको वीडियो भी दिखाया, ये मैंने पत्रकार महोदय को पूछा फिर कि किस टाइम ये वीडियो मतलब आप करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम सॉरी हम भूल गए, ऐसे करके उन्होंने दिखाया नहीं है। एसआईटी और पुलिस के अधिकारियों के द्वारा बार बार ये संदेश दिया गया कि सारे सबूत सुरक्षित हैं, किंतु जनता को भड़काने के उद्देश्य से ये लोग भ्रम फैलाते रहे। मैं एडिटर एसपी कोटद्वार, जैसा कि कुछ मीडिया ग्रुपों में पोर्टल में ये चल रहा है कि रिजॉर्ट में साक्ष्य मिटाए गए हैं, मैं सभी लोगों को इंश्योर कर रहा हूँ कि 22 तारीख को ही हमारी टीम ने, हमारे आईओ ने रिजॉर्ट में जाकर के सारी वीडियोग्राफी करी है जहां बिटिया रहती थी जिस कमरे में, और अगली सुबह हमारी फॉरेंसिक टीम ने सारे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज, जो साइंटिफिक एविडेंसेज हैं उसको कलेक्ट कर रखा है। कहीं किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, और हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं जिससे हम अपराधियों को उनके अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जनपद पौड़ी गढ़वाल यमकेश्वर ब्लॉक में अंकिता मर्डर केस हुआ है, उसमें शासन द्वारा एक एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी द्वारा अभी सभी कहाँ पर घटना हुआ है एंड रिसोर्ट है, कहाँ पर बॉडी रिकवर हुआ है, सभी जगह इंस्पेक्शन किया है एंड सभी जगह पर एविडेंसेस इकट्ठा किया है। सभी एविडेंसेस सुरक्षित हैं एंड आगे विवेचना जारी। अब आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें एक व्यक्ति जो पत्रकारों को चिल्ला चिल्ला कर यह कह रहा है कि सबूत मिटाने के लिए जेसीबी चलाई गई है। पहले आप यह वीडियो देखिए। दिखा हुआ है सिर्फ कि हम बुलडोजर लेके गए, उस कमरे में अभी तक फॉरेंसिक जांच नहीं हुई है। इसका जवाब भी माननीय विधायक और इन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्होंने वहां पे साक्ष्य जो छुपाने का काम किया है। पहली बारी में इस व्यक्ति की बात सुनने से ऐसा लगेगा जैसे कोई व्यक्ति अंकिता बहन की हत्या में अपना दर्द बयान कर रहा हो, किंतु घड़ियाली आंसू बहाने वाले और लोगों की भावनाओं को भड़काने वाले इस व्यक्ति की हकीकत जान लेना बहुत जरूरी है। ये व्यक्ति वर्तमान में विपक्षी दल का ब्लॉक अध्यक्ष है। ये व्यक्ति उस समय जब बहन अंकिता का पोस्टमार्टम एम्स ऋषिकेश में चल रहा था तब अपने नेताओं और साथी कार्यकर्ताओं के साथ वहां भीड़ इकट्ठा करके बैठा हुआ था। यह इनका प्लान्ड गेम था जिसमें ये दिखाना चाह रहे थे कि गंगा भोगपुर क्षेत्र जहां वनंतरा रिजॉर्ट था वहां की स्थानीय जनता एम्स ऋषिकेश में विधायक के खिलाफ आक्रोश में खड़ी है। इसी बात को लेकर जो है माननीय विधायक जी जब जो वहाँ पोस्टमार्टम हो रहा था वहाँ पे गई थी, तो वहाँ पे भी जो है विपक्षी ने और कुछ लोगों ने जो मतलब ऐसे लोग रहते हैं गुंडागर्दी वाले, वो लोग जाकर विधायक जी पे भी उन्होंने हमला किया था। कहीं ना कहीं उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। ऐसे में छवि खराब नहीं होती, वो हम लोकल निवासी हमको पता है कि विधायक जी का क्या रोल उसमें और क्या नहीं है। अच्छा रोल रहा उनका, बहुत अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया यहाँ पे। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। अभी ये बात है कि जब पोस्टमार्टम के लिए माननीय विधायक जी एम्स गए थे जी, तब उस दौरान में कुछ लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने विधायक जी की गाड़ी पर जानलेवा हमला किया। आप सभी ने वो देखा जी। वो लोग अपने आप को गंगा भोगपुर की गांव की जनता बता रहे हैं। नहीं, हमारे गांव का एक भी आदमी नहीं था।
इस व्यक्ति को अपने नेताओं के साथ षड्यंत्र करते हुए वहां देखा गया था। इस व्यक्ति ने बहुत चालाकी से विधायक जी की गाड़ी में चोरों की तरह छुपकर पत्थर मारा, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नारेबाजी एम्स में यहाँ पर चल रही है। इसके द्वारा ये पत्थर मारने का कार्य इसलिए किया गया जिससे लगे कि आम जनता ने गुस्से में विधायक जी पर हमला किया है, किंतु वहां बहुत से लोगों के द्वारा जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी उसमें यह व्यक्ति पकड़ा जाता है और इसकी चालाकी नहीं चल पाती। यह एक शराबी व्यक्ति है जिसका चरित्र आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको इसका एक ऑडियो सुनाना चाहता हूं जिसमें आप देखेंगे कि यह व्यक्ति किस प्रकार एक महिला से फोन पर शराब पीकर अभद्र बातें कर रहा है। बोलिए। आप क्या बोलते हैं? बोलिए, क्या दिक्कत है? बोलिए। आवाज क्या तुम्हारी? तुम्हारी अच्छी है। तुम्हारी आवाज क्या है? मेरी तो कुछ नहीं है। तुम्हारे कुछ है नहीं, वो सच्ची बात है ना, किसी को पता सबको तुम्हारी कोई आवाज नहीं है। आप कपड़े धो, किसी के कपड़े उतारो, हमें कुछ उससे कुछ मतलब नहीं, ठीक है? तो आप हमसे बात जाओगे ना, बात सुनो तो वो हालत करो ना आज में मेरे पास तुम्हारे भाइयों बहनों, क्योंकि इस व्यक्ति के द्वारा एक सम्मानित महिला जो कि अपने पंचायत क्षेत्र की प्रतिनिधि भी है उससे बहुत अभद्रता से बात की जा रही है, इसीलिए इस ऑडियो को पूरा सुनाया नहीं जा सकता। किंतु इस एक बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या ऐसे लोग बहन अंकिता के लिए सच में न्याय की मांग कर रहे होंगे। सच तो यह है कि बड़े बड़े नेताओं के द्वारा ऐसे भटके हुए युवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं कि मुझे इन भटके हुए युवा भाइयों के प्रति मन में कोई भी द्वेष नहीं है, किंतु मैं अंकित गुप्ता और इन उपद्रवी जैसे युवा भाइयों के माता पिता से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि अपने बच्चों को ऐसे नेताओं से और उनकी गंदी राजनीति से दूर रखें, क्योंकि जो नेता इन युवाओं को अपने इस्तेमाल के लिए इस हद तक प्रयोग कर सकते हैं वो कल इनके जान के दुश्मन भी हो सकते हैं। वो लोग जानते हैं कि इन युवाओं के द्वारा जिन लोगों के खिलाफ जहर उगला गया था, अगर इन युवाओं को कुछ भी होता है तो जनता का शक उन लोगों पर ही जाएगा जिनके खिलाफ इनके द्वारा जहर उगला गया था। भाइयों बहनों, इस तरह से एक तो षड्यंत्रकारियों के खिलाफ सारे सबूत मिट जाएंगे जो ये युवा उन नेताओं के बारे में जानते हैं, और दूसरी तरफ इल्ज़ाम भी उन पर जाएगा जिनके खिलाफ ये बड़े नेता षड्यंत्र करते हैं। यही है उन मास्टरमाइंड षड्यंत्रकारियों की राजनीति। मैं हाथ जोड़ करके ऐसे युवा भाइयों के माता पिता से विनती करता हूं कि अपने बच्चों के भविष्य को इन नेताओं के हाथ बर्बाद न होने दें। ऐसी घटिया और गिरी हुई राजनीति करने वाले नेता कभी किसी के सगे नहीं हुए हैं, और ये तब तक आपके साथ होते हैं जब तक आप उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हो। उसके बाद वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो एक महिला के खिलाफ इतना भयानक षड्यंत्र कर सकते हैं, वो कल आपके खिलाफ कितना बुरा कर सकते हैं ये आप खुद भी सोच सकते हैं। आज मैं आपसे जो भी बात कह रहा हूँ पूरे तथ्यों के साथ कह रहा हूँ, जिससे एक एक कड़ी जुड़ती जाए और आप लोग समझ सको कि एक महिला जनप्रतिनिधि के खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र किया गया है। और इन लोगों ने सहारा लिया तो किसका? एक मृतक बहन का, जिसके साथ पहले से ही इतना अत्याचार हुआ। उस बहन की आत्मा इन सबको देख रही होगी, और कसम से कहता हूँ उस ऊपर वाली माँ भगवती की, जो साक्षात महाकाली है, उस भगवती से कुछ छुपा नहीं है। ऐसी राजनीति करने वाले लोगों के कुल तक का नाश हो जाता है। इस कड़ी में जो अगला शख्स है वो है ये तथाकथित पत्रकार। इस शर्मसार कर देने वाली घटना का सबसे ज़्यादा फायदा उठाने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो वो ये व्यक्ति है। सच तो यह है कि यह आदमी भी उन्हीं नेताओं का एक प्यादा मात्र है। उन नेताओं से लाभ लेकर यह आदमी एक महिला विधायक की छवि धूमिल करने का कार्य करता है। मैं तो एक बात जानता हूँ कि ऐसा पैसा ना तो आज तक किसी को पचा है और ना कभी पचेगा। ऐसा पैसा कहते हैं घर में काल लेकर आता है, पूरे परिवार को खा जाता है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार रावण साधु का वेश बनाकर आया था और माता सीता उसे पहचान ना सकी, उसी प्रकार यह साधु के वेश में अपने स्वार्थ की सिद्धि करने आया है। किंतु आप लोगों को इसे पहचानना होगा। इसकी एक बात आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ।
तो आप जानते ही हैं कि डोब सिरकोट गांव से वो 28 तारीख को वहां पे गई थी, 28 अगस्त 2022 को, और उसे एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब ऑफर की गई थी। तो जब वो वहां पे गई तो उसके फादर उसके साथ थे, बीरेंद्र भंडारी जी। तो वहाँ पे इन लोगों का बिहेवियर जो शुरुआती दौर में पुलकित और तमाम इस तरह से दिखाया गया कि ये उसके मतलब एक फादर की तरह गार्जियनशिप करेंगे, और जब इस तरह का बेटा बेटा करके पुलकित कह रहा था तो उनके फादर को भी, अंकिता के फादर को भी ये लगा कि यहाँ पे उनकी बेटी सुरक्षित है, क्योंकि मालिक बेटा करके संबोधित कर रहा था। तो उसके बाद ये उसे वहाँ पे वो करके ड्रॉप करके आ गए। उन्होंने ये भी आशंका जाहिर की कि भाई हमारी लड़की यहाँ पे अकेली है, तो पुलकित द्वारा ये बताया गया कि अभी कुछ दिनों में यहाँ पे और भी लड़कियों के अपॉइंटमेंट होने वाले हैं, तो आप चिंता मत करिए, ये अकेली नहीं रहेगी। तो उससे भी थोड़ा जो उनका आशंका थी वो भी शांत हो गई। इसकी खुद की कही इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि साधु जैसी बात करने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि साधु हो। आपको बताना चाहता हूं कि इस व्यक्ति पर खुद आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिनमें क्रिमिनल केस है और सिविल केस हैं, जैसे सम्मानित लोगों को ब्लैकमेल करना और उनसे पैसे की मांग करना। इसकी इन हरकतों की वजह से कई सम्मानित लोगों ने सामाजिक अपमान सहन किया है। भाइयों बहनों, यह सभी केस आज के नहीं हैं बल्कि वर्षों पुराने हैं, जो इसके चरित्र को दर्शाते हैं। क्या ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आपराधिक केस चल रहे हों, क्या ऐसा व्यक्ति किसी और के न्याय की लड़ाई लड़ेगा या फिर अपने स्वार्थ से भरा होगा? स्वयं इसने कहा है कि यह चुनाव लड़ने की सोच रहा है, जिसका अर्थ स्पष्ट है कि यह राजनीति में आना चाहता है, और यह मुद्दा इसके लिए सिर्फ राजनीति में आने का एक आसान रास्ता है। के लोग मुझे दल में शामिल करना चाहते हैं कि मैं, इसका मतलब यह है कि मुझे पत्रकारिता छोड़नी पड़ेगी या मैं पत्रकारिता से संन्यास लेकर राजनीति में खुले तौर पर उतर जाऊं। तो मुझे भी कई बार लगता है कि एक पत्रकार के तौर पर मैं मुद्दे तो उठा सकता हूं, लेकिन समाधान करने की हैसियत मेरे पास नहीं है, क्योंकि समाधान तो राजनीतिक शक्ति द्वारा ही किया जा सकता है। भाइयों बहनों, इसका राजनीति का यह शौक नया नया नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति पहले भी आम आदमी पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता रहा है, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हो। तब इसकी राजनीति सफल नहीं रही और अब इसके लिए यह एक बहुत ही आसान अवसर था अपनी राजनीति चमकाने का। इसके आकाओं ने इसे एक जिम्मेदारी सौंपी हुई है कि जैसे ही मंत्रालय बंटने का समय हो, वैसे ही तुझे विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ अफवाहें फैलाने का काम करना है। भाइयों बहनों, अभी हाल ही में ये चर्चा हुई है कि कर्नाटक चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, तो ये नेताओं का प्यादा एकदम से सक्रिय हो जाता है और एक पोस्ट डालता है जिसमें अंकिता बहन की एक हल्की सी मुस्कान वाली फोटो और एक होटल का कमरा जो बिल्कुल साफ सुथरा है, जिसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि उस कमरे में कोई मारपीट या जबरदस्ती या कोई छीना झपटी हुई हो। यह दो फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हो और इस आदमी द्वारा यह लिखा जाता है कि रेणु बिष्ट द्वारा अंकिता का कमरा जेसीबी से तोड़वाने से पहले अंकिता का कमरा और अंकिता का अंतिम फोटोग्राफ। पहली बारी में यह पोस्ट देखते ही किसी को के मन में दया और गुस्सा आना स्वाभाविक है और यही इस आदमी का मकसद भी है। इसके आकाओं ने इसे इसी काम पे लगाया हुआ है, जिसके लिए इसे बहुत लाभ मिलते हैं और इसका परिवार चलता है। भाइयों बहनों, आप सभी शिक्षित और अपना विवेक रखने वाले व्यक्ति हो, इसीलिए हर बात पर सोचना समझना आवश्यक है। प्रशासन द्वारा जेसीबी चलाने का कार्य 24 सितंबर को हुआ और अंकिता बहन की हत्या 18 सितंबर को हुई, तो फिर यह फोटो जेसीबी से रिजॉर्ट तोड़वाने से ठीक पहले का कैसे हो सकती है? क्योंकि ठीक पहले का मतलब तो यह हुआ कि 24 तारीख को यह फोटो लिया गया, जबकि अंकिता बहन की हत्या 18 सितंबर को हो गई थी। और एक बात कि इस तस्वीर में अंकिता बहन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, तो भाइयों बहनों, क्या आपको लगता है कि ऐसे घटनाक्रम के दौरान अंकिता बहन मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा सकती थी? भाइयों बहनों, इस फोटो और पोस्ट से अंदाजा लगा लीजिए कि इन लोगों को सच और सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। जो मन में आया वो बक दो और मुद्दे को भटकाते रहो, लोगों की भावनाओं का फायदा उठाते रहो। लेकिन क्या सच में आज का पढ़ा लिखा समाज
ऐसे ढोंगियों को अपना फायदा उठाने देगा? अब बात करते हैं उस डीएम की जिसने इस केस में बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। एक डीएम कभी गलती से भी ऐसी लापरवाही तो नहीं कर सकता कि पहले वो जनता के सामने कहे कि प्रशासन ने जेसीबी नहीं भेजी और फिर बयान बदलकर कहे कि प्रशासन ने ही जेसीबी भेजी थी। भाइयों बहनों, उन सभी फर्जी और मक्कार लोगों के झूठ और षड्यंत्र को तब बल मिला जब तत्कालीन डीएम विजय कुमार जोगदंडे द्वारा यह झूठ कहा गया कि रिजॉर्ट तोड़ने के आदेश प्रशासन ने नहीं दिए हैं। भाइयों बहनों, यह कोई गलती या अनजाने में दिया गया बयान नहीं था, बल्कि यह एक बहुत बड़ी साजिश के तहत जानबूझकर कहा गया झूठ था, जिससे लोगों के अंदर धामी सरकार और विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ जहर भरा जा सके। आखिर यह किसके इशारों पर किया गया? यह बात सबसे महत्वपूर्ण है और जल्द ही सामने आ भी जाएगी। वो तो कृपा है मां भगवती और यमकेश्वर महादेव की कि इस केस से संबंधित कुछ रिकॉर्डिंग माननीय विधायक जी के पास रह गई, जिसने एक बहुत बड़े सबूत का काम किया। जब इन अधिकारियों को पता चला कि विधायक रेणु बिष्ट जी के पास इस केस से संबंधित रिकॉर्डिंग है, तब इनको एहसास हुआ कि इन्हें यह स्वीकार करना ही होगा कि जेसीबी प्रशासन द्वारा भेजी गई थी, वरना मुसीबत स्वयं इन पर आएगी। क्योंकि यह सुरक्षा का मामला है, इसीलिए आपको उनमें से एक रिकॉर्डिंग का बहुत छोटा सा अंश सुना रहा हूं। जहाँ यहाँ ये गंगा भोपुर में नहीं मैडम, एसडीएम साहब ने जेसीबी मंगाई थी। हाँ, बस एसडीएम साहब ने जेसीबी मंगाई, मैंने उनको नंबर दे दिया, ड्राइवर का नंबर दे दिया। हाँ, प्राइवेट से एक जेसीबी हायर करी। भाइयों बहनों, सोचो अगर ये रिकॉर्डिंग नहीं होती तो कितना बड़ा षड्यंत्र एक महिला विधायक के खिलाफ किया गया था। भाइयों बहनों, इन फर्जी लोगों ने आपको बिना तथ्य के कई बात सुनाई और बताई, लेकिन आपको यह बात नहीं बताई होगी कि यमकेश्वर विधायक जी से एसआईटी द्वारा 3 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसमें यमकेश्वर विधायक जी द्वारा तमाम वो सबूत रखे गए, जिसमें यह सारी रिकॉर्डिंग दी गई। जेसीबी ड्राइवर के फोन द्वारा माननीय विधायक जी को भेजा गया वह स्क्रीनशॉट दिखाया गया, जिसमें एसडीएम ने उस ड्राइवर से कॉल की थी और उसे किराए पर लिया गया था। साथ ही अन्य बहुत सारे ठोस सबूत। इन षड्यंत्रकारी लोगों ने आपको हाई कोर्ट का वह स्टेटमेंट नहीं बताया, जिसमें स्वयं हाई कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में विधायक रेणु बिष्ट का नाम जबरदस्ती डाला गया है, जबकि उनकी ऐसी कोई भूमिका नहीं है। इनका मकसद केवल और केवल फेसबुक पर झूठ और लोगों की भावनाओं को भड़काकर अपने आकाओं का मकसद पूरा करना है, और वह मकसद है एक महिला विधायक को आगे बढ़ने से रोकना। जानते हैं क्यों? क्योंकि यमकेश्वर विधानसभा, जिसे उत्तराखंड की सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा समझा जाता था, जहां की जनता आज भी आदिकाल युग का जीवन जी रही है, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार से वंचित है। इसीलिए यह विधानसभा कई बड़ी नेताओं के नज़र में भी है। लेकिन उस विधानसभा में जब 2022 में रेणु बिष्ट जी विधायक बनी और यहाँ की जनता के अंदर विश्वास की किरण जागी, तो उन नेताओं को अपनी यह सुरक्षित सीट असुरक्षित लगने लगी, क्योंकि यमकेश्वर विधानसभा को पहली बार कोई मजबूत विधायक मिला जो यमकेश्वर की जनता के लिए, उनके अधिकार के लिए आवाज उठा रही है। पिछले 20 वर्षों में जो कार्य शुरू भी नहीं हुए थे, वो कार्य अब होने लगे हैं। विधायक जी रेणु बिष्ट जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ऐसा है कि हमारे बच्चे, हमारे बीच के कितने कितने बुजुर्ग निकल गए, पर यह है कि हमको हमारा आशा टूट गया था बाबू कि हमारा गांव में रोड आएगा नहीं, हम बुजुर्ग हैं, हम चढ़ाई नहीं चढ़ सकते हैं, बीमार आदमी हैं। उस दिन मेरा आदमी यहाँ पर खत्म हुआ, फिनिश में लाए तो वो बेचारे तो गए, तो वापस भी नहीं आए उसी दिन। पर ये अभी लाशा मेरी पूर्ण हो गई कि वो देख रहे हैं कि आज हमारे बच्चों ने कितनी खुशी, और हमारी विधायक रेणु बिष्ट जी ने भी धन्यवाद उसका, जो उसने हमारे। भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि हमें यमकेश्वर विधानसभा के गंगा भोपुर क्षेत्र के स्थानीय लोगों की बात सुननी चाहिए और उनके मन में क्या बात है यह भी जान लेना बहुत आवश्यक है। गंगा भोपुर क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां ये जघन्य अपराध हुआ था, और इन षड्यंत्रकारियों द्वारा यह दिखाने का प्रयास किया गया था कि गंगा भोपुर क्षेत्र की जनता यमकेश्वर विधायक पर भड़की हुई है, और यहीं की जनता ने ही विधायक की कार पर पत्थर मारा था। इस प्रकार का भ्रम फैलाया गया था। आइए वहीं के स्थानीय लोगों से इस विषय पर बात करते हैं। आपका नाम क्या है और आप कौन से क्षेत्र से हैं? मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं जो है ग्राम गंगा भोपुर मल्ला, तहसील यमकेश्वर का मूल निवासी हूँ। जी,
आपके क्षेत्र में अभी सितंबर के महीने में बहुत संवेदनशील केस हुआ था, अंकिता हत्याकांड, जिसमें कुछ न्यूज़ चैनल वालों ने आपकी विधायक पर ये आरोप लगाए कि वो 6-7 दिन तक इस केस में नजर ही नहीं आई। तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो ये न्यूज़ चैनल वालों ने जो ये बात कही है, इसका ये बिल्कुल निराधार है। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और हम लोग यहाँ पे सब कुछ देख रहे हैं, तो हमको यहाँ पे हर एक कड़ी का पता है। क्योंकि जब ये मामला उठा था तो 18 या 19 तारीख का मामला था लगभग, और 21 तारीख से लगभग विधायक जी की जो है इसमें मौजूदगी हो गई थी। क्योंकि 21 तारीख को जो है अंकिता के पिताजी ने जो है विधायक जी से संपर्क किया था, और 21 तारीख से लेकर के और जब तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई, वो लोग जेल में नहीं गए या सारा कुछ मामला जब तक चला नहीं, लगभग 2-3 दिन का ये समय था। लगभग 24 तारीख को ये वाइंड अप हो गया था। तो 24 तारीख तक विधायक जी के इसमें जो है परस्पर विधायक जी इसके बीच में रहे, और लगातार जो है विधायक जी का इसमें जो है अपना सहयोग रहा है। जैसा कि आपने कुछ समय पहले मुझे बताया कि आपने ये सब बातें पत्रकारों को भी बताई, न्यूज़ चैनल में भी बताई, तो क्या कारण रहा कि जो उन्होंने आपकी इन बातों को नहीं चलाया होगा? भाई जी, यही तो हम लोग भी हैरान हैं इस चीज़ से कि जैसे कोई हमसे कोई चीज़ पूछ रहा है और हमें बता भी रहे हैं कि जो है कुछ समय के बाद में आप जो है टीवी चैनलों के माध्यम से आप जो है अपनी दी गई बाइट को सुनेंगे, लेकिन हम लोग समझते हैं कि क्या पता हम उनके अनुरूप ना बोल पाए हों, या वो जो चीज़ चाह रहे थे हम वो चीज़ ना बोल पाए हों, जिसके कारण से उनके द्वारा जो है हमको नज़रअंदाज कर दिया गया। और हमने वास्तविक तौर पे, क्योंकि ये चीज़ें अभी नहीं है, ये चीज़ें हमारे सामने पहले भी आई थी, ये चीज़ें हमको पहले भी पूछी गई थी, जैसे आप लोग आज पूछ रहे हैं, तो वो लोग हमसे कुछ ओवरव्यू लेना चाह रहे थे। हमने स्पष्ट तौर से कहा था कि विधायक जी इसमें जो इन्वॉल्व रही हैं, उन्होंने जो है पूरा अपना सहयोग दिया है, जांच एजेंसी के लिए सहयोग दिया है, और हम ग्रामीणों के साथ में परस्पर खड़ी रही है। तो हम तो उनसे हमें कोई नाराज़गी नहीं इस प्रकार से, जिस प्रकार की बातें जो है उछाली जा रही है कि विधायक जी यहाँ पे, क्योंकि 3 से 4 दिन के अंतराल में जो है सारा केस सॉर्ट आउट हो गया था, नहर भी बंद हो गई थी और उन लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई थी, साथ साथ में जो है शव भी बरामद हो गया था। तो ये सब चीज़ें जो है प्रक्रिया जो है हम संतुष्ट है सब चीज़ों से, और अपने विधायक जी से भी हम संतुष्ट हैं। आपका नाम क्या है और आप कौन से क्षेत्र से हैं, कौन से गांव से हैं? मेरा नाम रामेश्वरी देवी है, मैं गंगा भोगपुर गांव से हूं, और मैं अपने गांव की महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी हूं। आप सब महिला हैं, माँ हैं, और ये घटना एक बेटी के साथ घटी है। इस बात का दर्द आप महिलाओं से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। हाँ जी। ऐसे में कुछ षड्यंत्रकारी लोग एक बेटी की मौत के बहाने एक सम्मानित महिला जनप्रतिनिधि को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ऐसे लोगों के लिए तो ये कहेंगे इनका कभी भला ना हो, इनका नाश हो जाए। इन लोगों का बहुत गलत किया इन लोगों ने, मतलब इनके कभी सोच लीजिए उनको फांसी दे दो, जैसे उनकी बेटी हमारी भी बेटी है, हम तो ये सोच रहे कि फांसी दे दो उसको। ये जो हुआ ये पैसे दे दिया, जो पत्रकारों ने भी किया ये पैसे दे के किया, अंकिता को न्याय भी किया, ये पैसे दे के किया, पैसे के लेकिन ये पैसों के बारे में नहीं होगा, ये ऊपर वाला देखेगा, ऊपर वाला देखेगा। और उनकी भी बहू बेटी होगी, भगवान ने हम ये नहीं चाहते। पत्रकार का भी बेटी होगी, उसकी भी तो बेटी होगी, और जिसने छपाया उसकी भी बेटी होगी, उसकी बहन होगी। हाँ, उसकी भी बहन होगी। कभी उसका भला नहीं होगा। हमारा इंसान का क्या हुआ कुछ नहीं होता, ऊपर वाले देखेगा, ऊपर वाले देखेगा। इंसान का क्या हुआ कुछ नहीं होता है किसी का, ऊपर वाला करता है, जिसका जो न्याय बैठा है वो, हाँ वही करेगा। लेकिन ऐसे आरोप लगाने से डरना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कि क्या कर रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं हम। इस मुद्दे को राजनीति या अपना निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमारा ये एक उत्तराखंड के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। ऐसी गंदी राजनीति ना हो तो यही अच्छा है। बिल्कुल नहीं, ऐसे लोग चाहिए ही नहीं जो एक गंदी राजनीति विधायक पे आरोप लगा रहे हैं। विधायक जबकि इसमें ऐसा होना चाहिए कि सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए था। ये नहीं कि वो उस पे आरोप लगाए, वो उस पे आरोप लगाए। विधायक सबसे ज्यादा बिल्कुल विधायक जी हमारे साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के खड़ी रही। ऐसे इंसान का नाश हो, बस सबसे यही है। बेटी है वो, हमारी बेटी है। जब हम गांव वाले नहीं कर रहे हैं उनके साथ में कि ये ऐसे वैसे, हमारे साथ दे रही थी वो, तो हम क्यों करें उसका वो।
हम तो अपने विधायक के साथ, हमारी विधायक हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चलती है। उसी दिन से आ गई उसी दिन शाम को उनके साथ आ गई थी। अब पूरा काम ये एक हफ्ते कहाँ, ये तो 3 या 4 दिन में निपटा दिया था। एक हफ्ते के बाद जो लोग कह रहे हैं गलत कह रहे हैं मतलब। और हम अपने विधायक के साथ हैं, जहाँ विधायक के साथ कोई दिक्कत कोई हो, हम पूरे गाँव के संगठन से, महिलाएं भी, जेंट्स सब साथ में है, हम अपने विधायक के साथ हैं। आपने देखा ही होगा कि स्थानीय लोगों को विधायक से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि कुछ प्यादों द्वारा सिर्फ यह भ्रम फैलाया गया था। लेकिन चोर कितना भी शातिर हो, कुछ ना कुछ सबूत छोड़ ही देता है। इन षड्यंत्रकारी लोगों ने, विशेषकर यमकेश्वर विधानसभा में नजर गड़ाए बैठे नेताओं ने सोचा कि इस मुद्दे पर एक महिला विधायक की छवि यदि धूमिल कर दी जाए तो यमकेश्वर विधानसभा में उनका रास्ता साफ हो जाएगा। किंतु इस केस में एक विधायक के रूप में अपना फर्ज निभाने के बाद, मुख्य आरोपियों को कानून की गिरफ्त में करने के बाद जब यमकेश्वर विधायक पुनः अपने क्षेत्र भ्रमण पर निकली तो क्षेत्र की जनता ने उनका बहुत स्वागत और सत्कार किया। यमकेश्वर विधानसभा की जनता जानती थी, उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी विधायक जो धरातल पर अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़ी हुई है, जो हमेशा पहाड़ की जनता की आवाज़ बुलंद तरीके से सरकार के आगे उठाती है और यमकेश्वर विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेकर चलती है, वह कभी भी ऐसा घृणित कार्य तो नहीं कर सकती। यमकेश्वर विधानसभा की जनता को अपनी विधायक पर यह पूरा विश्वास है, इसीलिए यमकेश्वर की जनता उस समय भी अपनी विधायक के साथ खड़ी थी जब सब षड्यंत्रकारी अपना जहर उगल रहे थे। यमकेश्वर विधायक पर जनता के उस विश्वास ने षड्यंत्रकारियों के हौसले तोड़ दिए जो यमकेश्वर विधानसभा में कब्जा करने का सपना सजा रहे थे। किंतु वो नेता जो एक महिला विधायक को विधायक पद से ऊपर बढ़ने से रोकने का षड्यंत्र रच रहे हैं, वो आज भी अपने प्यादों को इस काम में लगाए हुए हैं। इन लोगों द्वारा इस षड्यंत्र को इतनी गहराई से रचा गया था कि इनकी पूरी टीम के द्वारा फेसबुक में फर्जी आईडी बनाई गई, जिनका काम इन सभी अफवाह उड़ाने वाले लोगों की पोस्ट डालते ही कमेंट करके सपोर्ट करना होता है। अधिकतर ये आईडी बहुत सामान्य नाम की होती है, जैसे कोई उत्तराखंड का लोकल व्यक्ति हो, विशेषकर महिला नाम से, और साधारण फोटो लगी होती है ताकि ये रियल लगे और बाकी कमेंट करने वालों को प्रभावित कर सके। इनकी वो फर्जी आईडी लॉक्ड होती है जिससे उनके अंदर की सच्चाई कोई देख ना सके। एक बात और कहना चाहता हूँ, ध्यान से सोचिएगा। रेणु बिष्ट जी 2022 में पहली बार यमकेश्वर की विधायक बनी, अंकिता हत्याकांड से मात्र 5 माह पूर्व। लेकिन यह वनंतरा रिजॉर्ट जहाँ ये जघन्य अपराध हुआ वो पिछले 4-5 वर्षों से फल फूल रहा था। फिर ये सारे सवाल रेणु बिष्ट जी से ही क्यों पूछे जा रहे हैं, जबकि उनके विधायक बनने के बाद इस रिजॉर्ट की सच्चाई सबके सामने आई। सच्चाई यह है कि किसी को भी अंकिता बहन से और इंसाफ से मतलब ही नहीं है, बल्कि उनको मतलब है सरकार की छवि धूमिल करने से, जिससे इन षड्यंत्रों के मास्टरमाइंड लोगों का रास्ता साफ हो सके। एक कहावत है कि उजाड़ने में पल भर नहीं लगता, लेकिन बनाने में सदियों लग जाते हैं। भाइयों बहनों, जब ये अफवाहों का षड्यंत्र शुरू हुआ तो इन लोगों की पूरी टीम एक साथ एक्टिव हो गई थी और चारों तरफ से इन्होंने प्लान्ड गेम की तरह खेल खेलना शुरू किया। किसी के खिलाफ बिना सबूत के बोलना सरल है, किंतु मुश्किल होता है उन सभी अफवाहों का जवाब देना। हम चाहते थे हम जब भी इनका जवाब दें तो तथ्यों के साथ दें। और दूसरा बड़ा कारण यह भी है कि उस समय इनकी टीम के द्वारा जनता के बीच में इतनी नकारात्मकता फैला दी गई थी कि कोई सुनने को भी तैयार नहीं था। मैंने आपको जो भी बातें बोली तथ्यों और सबूत के आधार पर बोली। स्वयं हाईकोर्ट ने भी माना है कि इस केस में जिस प्रकार विधायक रेणु बिष्ट जी का नाम जबरदस्ती लाया गया है वह बिल्कुल निराधार है। भाइयों बहनों, यह लोग जो अपने आकाओं के कहने पर एक महिला विधायक की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से बिना तथ्यों के जो मन में आया बोल रहे थे, इनका इतिहास और चरित्र भी आपको दिखाया। लेकिन इन सब बातों के बावजूद फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि इन प्यादों को पकड़ना मेरा मकसद नहीं है, बल्कि जिन शख्सियतों के इशारे पर यह चल रहे हैं उन तक पहुंचना मेरा मकसद है। यमकेश्वर की जनता को अपनी विधायक पर पूरा विश्वास है और रेणु बिष्ट जी को इन षड्यंत्रकारियों को किसी भी प्रकार का कोई जवाब देने की जरूरत थी ही नहीं। किंतु यह मामला एक बहन की दर्दनाक मौत और एक सम्मानित अपने क्षेत्र के प्रति समर्पित महिला जनप्रतिनिधि के खिलाफ षड्यंत्र से जुड़ा है। इसीलिए इस मामले में पूरी तरह से दूध का दूध और पानी का पानी होना आवश्यक है। किसी इंसान के अंदर कितना सच और कितना झूठ छुपा है यह तो वह इंसान स्वयं जानता है, या भगवान या फिर विज्ञान जानता है।
और विज्ञान ने वो चमत्कार कर दिखाया है जो किसी इंसान के अंदर का सच और झूठ सबके सामने ला सकने की ताकत रखता है। और आज आप सभी के सामने विज्ञान की ऐसी तकनीक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो सचमुच चमत्कारिक है, जो व्यक्ति के सच और झूठ को वैज्ञानिक तरीके से सबके सामने लाने की शक्ति रखती है। और इस तकनीक का नाम है पॉलीग्राफी टेस्ट, जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट में उस व्यक्ति से सवाल पूछे जाते हैं जिसकी जांच होनी है। और यह एक बुनियादी प्रिंसिपल है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वह व्यक्ति असहज होता है, क्योंकि उसके अंदर से वह जानता है कि वह झूठ बोल रहा है। उस समय उसे घबराहट होती है और बेचैनी भी होती है। इस मशीन पर जब कोई व्यक्ति बैठता है तो झूठ बोलते हुए उसे बेचैनी होने लगती है, जिससे बीपी बढ़ने लगता है, सांस की गति बढ़ने लगती है, और यह भी हो सकता है कि पसीना ज़्यादा आने लगे। और यहाँ तक हो सकता है कि उस व्यक्ति की बॉडी की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उसकी जो मूल प्रवृत्ति है, वह भी चेंज हो सकती है। इन्हीं सबको नोट करने के लिए व्यक्ति की उंगलियों में इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। उसकी बॉडी की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखने को पेट और छाती पर न्यूमोनिक टेप लगाई जाती है जो सांस की गति देखती है। बाह में बीपी कफ लगाया जाता है जिससे बीपी नोट होता है। जिस कुर्सी में बिठाया जाता है वो भी स्पेशल डिज़ाइन की होती है जो सवालों के वक्त बॉडी के मूवमेंट को नोट करती है। सामान्य सवाल और जांच के सवालों के बीच इन रीडिंग्स में क्या अंतर आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति टेस्ट करता है वो व्यक्ति अपराध विज्ञान और मनोविज्ञान का समझ रखता है। पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट बनती है, व्यक्ति को अच्छे से समझाया जाता है जिससे वह रिलैक्स्ड होकर बैठ सके। जब टेस्ट शुरू होता है तो बहुत सामान्य से सवालों से शुरुआत होती है, जिसमें उसके घर परिवार, उसकी पसंद के विषय के पूछा जाता है। जैसे मान लो उसे क्या सब्जी पसंद है, तब देखा जाता है कि सामान्य स्थिति में उसकी रीडिंग क्या है। फिर बीच बीच में जांच वाले सवाल आते हैं और देखा जाता है इन दोनों प्रकार के सवालों में रीडिंग में क्या अंतर आ रहा है। ये सब पूरी तरह से आधुनिक विज्ञान पद्धति पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति का झूठ एकदम से पकड़ा जाता है। आज हम सभी एक शिक्षित समाज के व्यक्ति हैं। हम सभी में सोचने और समझने की शक्ति है, जिससे कोई भी धूर्त व्यक्ति अपनी चालाकियों से हमें आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकता। पढ़ा लिखा समाज तथ्यों के आधार पर हर चीज़ को देखता है। मैंने भी आपके सामने आज एक पक्ष रखा है जो पूरी तरीके से तथ्यों पर आधारित है, किंतु फिर भी मैं चुनौती देता हूं इस तथाकथित पत्रकार को जिसने ये झूठ और प्रपंच फैलाया है। यदि इसमें तिल भर भी दम है और अगर ये मानता है कि यमकेश्वर की विधायक ने वो जेसीबी भेजी थी और सबूत मिटाने के उद्देश्य से रेणु बिष्ट जी ने वहाँ जेसीबी चलवाई थी, या फिर रेणु बिष्ट जी का इस हत्याकांड में थोड़ा सा भी सहयोग उन दरिंदों को मिला हो, तो मैं इसे चुनौती देता हूँ कि यह व्यक्ति न्यायालय में विधायक जी के खिलाफ याचिका दायर करे और न्यायालय की निगरानी में विधायक यमकेश्वर का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाए। विधायक यमकेश्वर श्रीमती रेणु बिष्ट जी इस टेस्ट के लिए तैयार है। लेकिन भाइयों बहनों, एक शर्त है कि यह टेस्ट सिर्फ विधायक यमकेश्वर का ही नहीं होगा, इसमें 2 और लोगों का टेस्ट होगा। एक जागो उत्तराखंड पेज चलाने वाले इस तथाकथित पत्रकार का, और दूसरा तत्कालीन डीएम विजय कुमार जोगदंडे का। और मेरा मानना तो यह है कि इस टेस्ट को लाइव दिखाना चाहिए ताकि पूरी जनता इसको देख सके, षड्यंत्रकारियों के इन प्यादों का असली रूप देख सके और समझ सके कि कैसे इन्होंने निजी स्वार्थ में इतना गिरकर और राजनीति में घुसने के लिए इतना घटिया रास्ता अपनाया। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये आदमी 1000 बातें बनाएगा, इमोशनल ड्रामा करेगा, लेकिन कभी भी सीधा सीधा जवाब नहीं देगा कि क्या ये इस टेस्ट के लिए तैयार है। और अगर जनता का दबाव बढ़ेगा तो ये षड्यंत्रकारी खुद को बेकसूर दिखाने के लिए अपना पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए तैयार होने का नाटक करेंगे, किंतु जब तक ये अपना टेस्ट नहीं करवाते इन पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये लोग भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। भाइयों बहनों, जो सवाल सबसे ज़्यादा इन लोगों ने अफवाह के रूप में उड़ाए थे और इस संबंध में पूछे जाने चाहिए वो इस प्रकार है। माननीय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी से, नंबर 1, क्या वनंतरा रिजॉर्ट पर जो जेसीबी चलाई गई थी वो आपके द्वारा मंगाई गई थी? नंबर 2, क्या आपने दोषियों के सबूत मिटाने के उद्देश्य से वनंतरा रिजॉर्ट पर जेसीबी चलाने का षड्यंत्र किया था?
नंबर 3, क्या आपने किसी भी प्रकार से उन कातिलों का सहयोग किया था? और जो सवाल टीएम विजय कुमार जोगदंडे से हम पूछना चाहते हैं वो इस प्रकार होंगे। नंबर 1, क्या उस रात जब रिजॉर्ट पर जेसीबी चली थी तब माननीय विधायक यमकेश्वर श्रीमती रेणु बिष्ट जी ने आपको फोन करके ये नहीं पूछा था कि क्या ये जेसीबी आपके अथवा प्रशासन के द्वारा भेजी गई है? नंबर 2, क्या आपके द्वारा श्रीमती रेणु बिष्ट जी को कहा गया था कि हाँ जेसीबी आपके अथवा प्रशासन के द्वारा भेजी गई थी? नंबर 3, क्या बाद में जब ये अफवाह उड़ी कि जेसीबी सबूत मिटाने के लिए चलाई गई तब आपने जानबूझकर श्रीमती रेणु बिष्ट जी की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से यह झूठा बयान नहीं दिया था कि जेसीबी प्रशासन ने नहीं भेजी थी? नंबर 4, क्या आपको ऐसा करने के लिए किसी नेता या अन्य शख्सियत ने कहा था? और जो सवाल हम तथाकथित पत्रकार से पूछना चाहते हैं वो इस प्रकार से होंगे। नंबर 1, क्या आप श्रीमती रेणु बिष्ट जी के खिलाफ अंकिता हत्याकांड में षड्यंत्र कर रहे हैं? नंबर 2, क्या आपको किसी के द्वारा श्रीमती रेणु बिष्ट जी की छवि धूमिल करने के लिए लाभ दिया जा रहा है? नंबर 3, क्या जो आपके द्वारा कहा गया था कि आपको एक फोन आया था रेणु बिष्ट जी का नाम लेकर जिसमें आपको धमकी दी गई है, क्या वो आपका और आपकी टीम का एक प्लान्ड एजेंडा नहीं था? नंबर 4, क्या आप मृतक बहन अंकिता के माता पिता को भ्रमित करके अपने इस षड्यंत्र में राजनीतिक लाभ उठाना चाह रहे हैं? नंबर 5, क्या आप अपने को राजनीति में स्थापित करने के उद्देश्य से इस हत्याकांड का सहारा ले रहे हैं? भाइयों बहनों, अगर इस आदमी के पास जरा भी सच्चाई है तो मैं इसे फिर से चुनौती देता हूं कि ये इस टेस्ट के लिए अपील करे। फेसबुक में इस तरह की छिचोरी घटिया हरकत ना करके अपने आकाओं से गलत तरीके से लाभ कमाने से कुल का नाश होता है। इससे अच्छा है कि कानूनी तरीके से आगे आए और इस टेस्ट के माध्यम से जनता के सामने सच लाने का काम करे। धन्यवाद भैया।